नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें आप लोग। और जैसा कि हमेशा कहती है, करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश क्या करिए कोई भी आपकी क्लास मिस ना हो और डेली क्लास को फॉलो करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनका रिवीजन करिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा याया तोसो झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। देखिए, याया तोसो झील जो है अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है और ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड भी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिन्हें आंसर आ रहा है वो वीडियो पॉज करके आंसर दें और जिन्हें नहीं आ रहा है वो ध्यान से सेशन को देखें। तो देखिए, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है बी है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में याया तोसो झील स्थित है। आइए बात करते हैं इस झील के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, याया तोसो झील कहाँ स्थित है दोस्तों? लद्दाख में। और ये लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, काफी ऊंचाई पे ये स्थित झील है। और इस झील को देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी जो है आकर के अपने घोंसले लगाते हैं, जिस कारण से इस झील को पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, ऐसे जानवर हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पे बार हेडेड गूज, काली गर्दन वाले सारस, ठीक है, ब्राह्मणी बत्तख, ये सब जो है इस तरह के जो पक्षी हैं ये इस झील के पास आते हैं, अपने घोंसले लगाते हैं, अपने डेरे डालते हैं, जिस कारण से इस झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आप तस्वीर देख सकते हैं काली गर्दन वाले सारस का। और ध्यान रखिएगा, ये जो स्थल है याया तोसो झील इस काली गर्दन वाले सारस के लिए एक प्रमुख प्रजनन स्थल के रूप में से भी एक है। बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है ये झील। तो अभी देखा जाए, ये जो जैविक विविधता अधिनियम है उसी के तहत इस झील को, याया तोसो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, जिस कारण से ये झील चर्चा में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसी तरीके से और भी झीलें हैं, अगर लगातार हम लोग इधर भी कुछ पढ़े हैं तो उनको भी ध्यान रखिएगा। मैच द फॉलोइंग करके ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि चीन के बाद TRED+1 T1 समझौता चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है। तो T1 सेटलमेंट जो है, अभी तक T1 सेटलमेंट चाइना में है और अब देखा जाए एक और भी देश है जो T1 सेटलमेंट शुरू किया है और ऐसा करने वाला वो दुनिया का दूसरा देश है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? वो कोई और देश नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश भारत है। ठीक है, भारत जो है वो T1 सेटलमेंट को शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश है चीन के बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, T1 सेटलमेंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, यानी कि जितना आप एक तरीके से जो किसी चीज को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जो आपके अकाउंट में पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कितने दिन के अंदर हो रहा है, वही ये सेटलमेंट है। तो ध्यान रखिएगा, जो TRED+1 सेटलमेंट को शुरू करने वाला, इस चक्र को शुरू करने वाला जो दुनिया का दूसरा देश बना है वो भारत है। ठीक है, इसके पहले चीन ने जो है इस सेटलमेंट को शुरू किया था। अब देखिए इसका मतलब क्या है, T1 सेटलमेंट चक्र का मतलब क्या है, जो साइकिल है इसका मतलब क्या है, यानी कि कोई भी चीज जो लेन देन हो रही है उसका पूरा होने में लगने वाला 1 दिन या फिर 24 घंटे के भीतर ट्रेड। मान लीजिए आप कोई ट्रेड कर रहा हो, ठीक है, किसी ने शेयर मार्केट में शेयर खरीदा, ठीक है, तो जो वो खरीद रहा है, ठीक है, तो खरीदने में जो जिसने बेचा है, तो जब बेचेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, तो वो जो पैसा उसके अकाउंट में आने का जो टाइम है, मतलब जब तक वो बेच रहा है, ठीक है, तो वर्किंग डेज के अंदर, मतलब वर्किंग डेज में जो 1 दिन के अंदर जो उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वही क्या है, T1 सेटलमेंट है। जैसे कि मान लीजिए कोई जॉब करता होगा, ठीक है, नौकरी कर रहा है, मंथ एंड हो गया है, अब उसकी सैलरी आने वाली है, कंपनी से मैसेज आया कि भाई हमने सैलरी जो है आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दी है, लेकिन आपके अकाउंट में सैलरी आने में और आपको मिलने में जो लगने वाला समय है वही सेटलमेंट है। यानी कि मान लीजिए पहले जो ये सेटलमेंट होता था वो 2-3 डेज में होता था,
T+3, यानी कि सब कुछ लेन देन में जो समय लगता था वो 3 दिन लगता था, आगे आकर के फिर 2 डेज हुआ, अब जाकर के 1 दिन, यानी कि मान लीजिए कंपनी ने आपके अकाउंट में पैसे डाले, उस पैसे को मिलने का जो समय होगा 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसके बहुत लाभ है। उद्देश्य देखिए क्या है T1 सेटलमेंट लागू करने का। पहली बात तो परिचालन दक्षता, दूसरा क्या है तेजी से धन का प्रेषण, मतलब जो आवागमन हो रहा है पैसे का, जल्दी से अकाउंट में पैसा आएगा तो जल्दी से आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सारी चीजें जो आपकी पेंडिंग सारी चीजें हैं वो आप जल्दी से सेटल कर लेंगे। फिर जब आपके हाथ में पैसा रहेगा तो आप जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, ग्रोथ होता है, एक कंट्री की जो है डेवलपमेंट में ये बहुत ज्यादा योगदान देता है। शेयर का वितरण हो गया, शेयर बाजार, देखिए शेयर आप खरीद रहे हैं, ठीक है, आपने खरीदा, पैसा दिया, आपने बेचा, तो अगर तुरंत आपके पास पैसा आ जाएगा तो तुरंत आप क्या करेंगे, दूसरे शेयर को खरीद लेंगे। तो एक तरीके से ये जो लेन देन वाला जो समय है जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, और एक तरीके से शेयर मार्केट में लगे हुए लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहेगा, ठीक है। शेयर जब ये पैसे आता तभी तो इन्वेस्टमेंट कंपनियां करेंगी, इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो जॉब जनरेट होगा, ग्रोथ होगी। तो इसलिए जल्द से जल्द चीजों का निपटारा हो जाए, इसी उद्देश्य से T1 सेटलमेंट साइकिल को स्टार्ट किया गया है। इसके पहले देखिए 2001 तक जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो सिस्टम था वो था T7, ध्यान रखिएगा, साप्ताहिक, पूरा 1 हफ्ते लग जाता था ये सब निपटान करने में। तो कितना मोरल डाउन होता होगा भाई, पैसे का हम इंतजार ही कर रहे हैं, 1 हफ्ते लग रहा है, पता नहीं कौन कौन से काम पेंडिंग किए हुए हैं। आगे जाकर के देखा जाए तो फिर ये T3 हो गया था, ठीक है, लेकिन 2003 में देखा जाए तो ये T2 हो गया था, मतलब 2 दिन, अभी तक जो सेटलमेंट हो रहा था उसको लगने में 2 दिन का समय लगा था। ये 2003 के बाद से है, लेकिन अभी 27 जनवरी 2023 से जो है लगभग ये लागू कर दिया गया है कि इसको T1 सेटलमेंट को, ध्यान रखिएगा T1 सेटलमेंट, यानी कि लेन देन में जो लगने वाला समय है वो 24 घंटे या 1 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जैसा कि हमने बताया, एक तो ऑपरेशन दक्षता बढ़ा देगा, ठीक है, फंड और स्टॉक का आदान प्रदान तेजी से होगा। भाई जब आपके हाथ में तुरंत पैसा आएगा तभी तो आप जल्दी से दूसरा स्टॉक खरीदेंगे, दूसरे में फंड मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जितना जल्दी आपके हाथ में पैसा आएगा उतनी ही तेजी से मार्केट ग्रो करेगी, ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। जो रेगुलेट करता है ये जो सेटलमेंट है वो कौन सी बॉडी करती है दोस्तों, वो करती है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताएंगे कि ये बॉडी यानी कि सेबी का फॉर्मेशन कब हुआ, वर्तमान में सेबी के प्रमुख कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इस समय चेयरपर्सन है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा आप मुझे बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो देखिए सेबी के बारे में मैं पहले भी आप लोग को बहुत बताई हूं, लेकिन आज उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा आप भी क्या करें, तो छानबीन करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो सेबी के बारे में आप मुझे बताइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है, इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स के द्वारा किया गया है। सम्मान क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान है। किसे किया गया है दोस्तों, तो भूतपूर्व यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हें किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इन्हें लंदन में जो इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर है उसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा इनको ये जो सम्मान दिया गया है, इनके द्वारा जो आर्थिक क्षेत्र में योगदान दिया गया, इनको जो राजनीतिक जीवन में जो इन्होंने योगदान दिया, उस योगदान को सम्मानित करने के लिए ये सम्मान इनको दिया गया है। और बता दें डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्हें राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ के द्वारा जो यूके के द्वारा नई दिल्ली में ये सम्मान सौंपा गया है। बता दें ये जो सम्मान है ये भारत की जो 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, अपनी आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, उसी मौके पर जो है इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर पुरस्कार के तहत जो है 75 हस्तियों को हाई अचीवर्स और आउटस्टैंडिंग अचीवर्स से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किससे सम्मानित किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के जो संबंध को मजबूत करने के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिन्होंने अपना कार्य किया, उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो 75 हस्तियों को किया गया है। हमने देखा कि यहाँ पे अब कुछ और हस्तियां देख लेते हैं। सबसे देखिए सम्मानित होने वाले बॉलीवुड अभिनेत्री है परिणीति चोपड़ा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है राघव चड्ढा,
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ है आदर पूनावाला और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर है अदिति चौहान, इन्हें भी जो है शामिल किया गया है इस सम्मान में। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आदर पूनावाला। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था, ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किससे कौन सा अवार्ड मिला है, यानी कि जो इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर का लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में सर्वोदय दिवस या शहीद दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो सर्वोदय दिवस या शहीद दिवस कब मनाया गया दोस्तों, ऑप्शंस आप देख रहे हैं। तो शहीद दिवस सबको पता होगा और इसी को सर्वोदय दिवस के भी नाम से हम जानते हैं। और ये देखिए मनाया कब गया है, 30 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, 30 जनवरी को मनाया गया था। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो माफ करिएगा, तो देखिए शहीद दिवस जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों कि सर्वोदय दिवस के भी नाम से जाना जाता है शहीद दिवस को, और ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को देखिए ये एक तरीके से ये जो है इसी दिन यानी कि 30 जनवरी को ही 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और 30 जनवरी को ही यहाँ पे शहीद दिवस, महात्मा गांधी जी की जो शहीदी दिवस का इस साल 2023 में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है, 30 जनवरी को। अगर हम बात करें मनमोहन दास जी के यानी कि महात्मा गांधी जी के, देखिए उनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, और उन्हें प्यार से लोग क्या कहते थे, बापू कहा करते थे। इनका जो जन्म ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था, 1869 में हुआ था। तो भारत जो ये ब्रिटिश भारत था, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसके पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर का, अब तो वो गुजरात में चला गया। और यहाँ पे बात करें महात्मा गांधी जी ने जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हें राष्ट्रपिता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हमने देखा कि जो है पुण्यतिथि पे महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पे हम शहीद दिवस जिसे सर्वोदय दिवस भी कहते हैं हम मनाते हैं। ठीक है, देखिए कुष्ठ निवारण दिवस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया है, तो ध्यान रखिएगा कुष्ठ निवारण दिवस जो होता है वो जनवरी के, ठीक है, लास्ट संडे को मनाते हैं, लास्ट संडे को। ठीक है, चूंकि इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी ने कुष्ठ जो बीमारी है उसको लेकर के लोगों में काफी ज्यादा जागरूकता फैलाने का प्रयास किया था और इसके उन्मूलन के उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे उन्मूलन के लिए, जिस कारण से उन्हीं के सम्मान में ये 30 मनाया जाता है कुष्ठ निवारण दिवस। और ध्यान रखिएगा ये इस साल जो मनाया गया था दोस्तों 29 जनवरी को मनाया गया था। ठीक है, 29 जनवरी को। चलिए अब आप मुझे बताएंगे कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर यानी कि 2 अक्टूबर पे हम कौन सा दिवस मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय सेना का अभ्यास टोपची 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया। तो टोपची है ये भारतीय सेना का अभ्यास है और ये किस राज्य में आयोजित किया गया, ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है और करेक्ट आंसर दोस्तों है सी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। और यहाँ पे बात करते हैं जो भारतीय सेना का ये वार्षिक मार्क्स, ये एक तरीके से जो उनकी सैन्य प्रदर्शन, जो सैन्य शक्ति है उसका प्रदर्शन है और एक तरीके से ये प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका नाम क्या है दोस्तों, अभ्यास टोपची। और ये देखिए जो अभ्यास किया गया, जिसका आयोजन किया गया महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहा दोस्तों, देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में किया गया है। अभ्यास का देखिए मुख्य आकर्षण क्या था, जितने भी स्वदेश रूप से जो निर्मित मेड इन इंडिया जो हथियार थे, ठीक है, उनसे जो निर्मित आर्टिलरी डिवाइस का प्रदर्शन शूटिंग करना था। ठीक है, और हम अगर बात करें इस अभ्यास का जो है नेतृत्व किसने किया, तो लेफ्टिनेंट जनरल एस हरिओम अय्यर एवीएसएम और कमांडेंट स्कूल ऑफ आर्टिलरी के नेतृत्व में इसका पूरा अभ्यास किया गया है। ये अभ्यास का मुख्य फोकस देखिए क्या है इस वर्ष का, तो आत्मनिर्भरता जो है इसका मुख्य फोकस है और यही कारण है कि स्वदेशी रूप से जो निर्मित आर्टिलरी थी उसका ही प्रदर्शन इसमें किया गया, यानी कि हम आत्मनिर्भर हैं, हमें अपने हथियारों के लिए, अपने सेना में इस्तेमाल होने वाली चीजों के लिए दूसरे देशों पे निर्भर नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं। तो हम प्रयास भी कर रहे हैं आत्मनिर्भर होने का इस क्षेत्र में, ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल करना। ठीक है, हमें जो आयात करते आ रहे थे अभी तक उसको कम से कम करने का प्रयास कर रही है सरकार और ये बहुत अच्छा एक कदम रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की और हमारा अगला प्रश्न है कि बायो एशिया 2023 के लिए कौन सा देश भागीदार होगा। देखिए बायो एशिया 2023 का आयोजन भारत में होने वाला है और भागीदार देश या राष्ट्र कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी या फिर अमेरिका।
दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार होगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो बायो एशिया 2023 का भागीदार देश है और इस साल जो बायो एशिया हो रहा है 2023 ये 20वां संस्करण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और 20वें संस्करण की भागीदारी की जा रही किसके द्वारा, जो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। और इसका मेजबान कौन है, भारत में इसका आयोजन हो रहा है और मेजबानी जो की जाएगी वो तेलंगाना सरकार के द्वारा किया जाएगा। और बायो एशिया तेलंगाना की सरकार के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। कहाँ पे होगा, तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। 24 से लेकर के 26 फरवरी के बीच में इसको आयोजित किया जाएगा। बायो एशिया 2023 की थीम की बात किया जाए दोस्तों तो देखिए क्या है, एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। तो ये इस साल की बायो एशिया 2023 का थीम है जिसका आयोजन किया जा रहा है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में और भागीदार राष्ट्र कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम है। बायो एशिया की विजन की बात किया जाए तो बायो एशिया का जो विजन है वो ध्यान रखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में नवाचार की खोजों की और प्रभावी समाधानों को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना जो है ये इसका एक तरीके से विजन है बायो एशिया 2023 का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी की सहायक कंपनियां 2024 तक बड़े पैमाने पर एमसेंड प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगी। तो देखिए एमसेंड प्रोजेक्ट है 2024 में लॉन्च किया जाएगा और किस कंपनी के सहायक कंपनियों के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, रिलायंस ग्रुप, कोल इंडिया लिमिटेड, अडानी ग्रुप या फिर टाटा ग्रुप। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड की जो सहायक कंपनियां हैं वो 2024 तक बहुत बड़े पैमाने पर एमसेंड प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगी। ठीक है, प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया जाएगा वो किससे संबंधित है, एक तरीके से तो जो सैंड होते हैं, जो रेत होती है, तो सच्चाई तो देखा जाए सस्ते भी और साथ ही साथ उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए। नहीं कि सस्ते और भरभर हो, बिल्डिंग बने, पुल बने, टूट जाने, सस्ते भी हो और उनकी जो है गुणवत्ता उच्च गुणवत्ता हो। ऐसे रेत उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को जो है, कौन सा प्रोजेक्ट, एमसेंड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है इस प्रोजेक्ट को तहत जो है योजना बनाई, इसमें जो है खानों में जो माइंस होगी उसमें रेत के उत्पादन के लिए ओवरबर्डन चट्टानों को प्रोसेस करने की योजना बनाई गई है। ओवरबर्डन चट्टान क्या होती है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसमें लगभग बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। 60% ओवरबर्डन सामग्री जो होती है, जो चट्टाने होती है उसमें 60% जो है बलुआ पत्थर पाया जाता है। वही बात करें, देखिए एक अधिनियम है, यह अधिनियम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम है 1957 का। उसके तहत देखिए भारत में रेत को क्या कहा गया है, लघु खनिज यानी कि माइनर मिनरल कहा गया है। उसके तहत इसको वर्गीकृत किया गया है। और ध्यान रखिएगा लघु खनिज को नियंत्रण कौन करता है, इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है वो देखिए किसके हाथ में, केंद्र के हाथ में कि राज्य के हाथ में। ध्यान रखिएगा ये राज्य सरकारों के हाथ में होता है। ये जो लघु खनिज होता है यानी कि जो रेत होती है जिसको कहा गया है खान और खनिज अधिनियम 1957 में लघु खनिज कहा गया है, उसको देखिए प्रशासनिक उसका जो नियंत्रण होता है वो राज्य सरकार के हाथ में होता है। और राज्य सरकार जो होती है वो अपने माध्यम से इसको नियंत्रित करती है कि कहाँ पे माइंस करना है, किस तरीके से इसका कार्य करना है। ठीक है, तो ये सारा जो नियंत्रण होता है वो किसके हाथ में होता है दोस्तों, राज्य सरकार के हाथ में होता है। इसलिए ये आप इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा किसका अध्ययन करने के लिए, ऑप्शंस आप देख रहे हैं बृहस्पति, मंगल, सूर्य और चंद्रमा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है सूर्य। ठीक है, सूर्य को जो सूर्य है उसके ही अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। आपको पता होगा सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है, इसीलिए इस ये जो सैटेलाइट जो मिशन है उसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वो इस साल के जून या जुलाई में
ध्यान रखिएगा, ये मिशन को लॉन्च कर रही है जिसका नाम क्या है, आदित्य L1 मिशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो मिशन है इसरो का, ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला ऐसा मिशन है जो सूर्य के अध्ययन करेगा। तो ये भारत का यानी कि पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है जो कि किसका अध्ययन कर रहा है, सूर्य और सौर करोना का पूरा अध्ययन करने वाला ये मिशन होगा आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 को देखिए इसरो जो है, इसरो के द्वारा L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। L1 कक्षा क्या है दोस्तों, ये सूर्य पृथ्वी प्रणाली का पहला, ठीक है, लैग्रेंजियन बिंदु है। ठीक है, जहां पे एक तरीके से पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाए, स्थिर हो जाए चीजें, तो वही क्या होता है, लैग्रेंजियन बिंदु होता है, जहां पे इसको लॉन्च किया जाएगा, L1 में लॉन्च किया जाएगा। L1 कक्षा ध्यान रखिएगा, ये आदित्य L1 को लगातार सूर्य की ओर देखने में अनुमति देगा, तो एक तरीके से स्थिर हो जाएगा, लगा रहेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा कि लगातार वो सूर्य की तरफ देखेगा और सूर्य की तरफ अध्ययन करने के लिए एक तरीके से ये सहायक होगा। L1 की बात किया जाए दोस्तों, तो उद्देश्य क्या है जो आदित्य L1 है, ये पृथ्वी और उसके सूर्य के प्रभाव को समझना, पृथ्वी को भी समझना और जो सूर्य है उसके प्रभाव को समझना। ठीक है, ये देखिए, ये आउट लेयर है एटमॉस्फेयर, जो सन का आउटर एटमॉस्फेयर होता है उसको कोरोना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोरोना बीमारी नहीं सोच लीजिएगा जो अभी महामारी फैली थी। कोरोना जो होता है ये आउटर एटमॉस्फेयर होता है सन का, इसका भी अध्ययन करेगा ये। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा डेटा को देख लीजिएगा जो दिखाया गया। तो L1 जो है, आदित्य L1 मिशन, ये भारत का है, इसरो का, और इसे अभी जून जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार सबसे ज्यादा कॉलेज वाला राज्य कौन है। तो ध्यान रखिएगा, ये उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार सबसे ज्यादा कॉलेज वाला जो राज्य है वो कौन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आइए, ये रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, शिक्षा मंत्रालय जो है एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम क्या है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण। और इस साल 2020-21 का उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और ये 2011 से जो है ये मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय इस रिपोर्ट को जारी करती है और इस रिपोर्ट से ही उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है मंत्रालय के द्वारा। और इसमें देखें, इसके तहत जो भारतीय भूभाग पर स्थित जो समस्त उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं उनको रखा जाता है, जो देश में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनका पूरा डेटा, उनके बारे में पूरा निरीक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण में देखिए विभिन्न मानकों पर विस्तृत सूचना जमा की जाती है, क्या क्या, जैसे कि कॉलेज है तो उसमें शिक्षार्थी का नामांकन कैसा है, जो शिक्षक है किस तरीके से, मतलब रेशियो भी देखा जाता है कि कितने बच्चों पे कितने शिक्षक हैं, यानी कि शिक्षकों के भी आंकड़े देखा जाता है। उस कॉलेज के आधारभूत जो संरचना है उसकी पूरी जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता है। वित्तीय सूचना, ये सारी चीजों के आधार पर जो है ये पूरा मानक जो है, इन सारी चीजों के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की जाती है। सर्वेक्षण में बहुत महत्वपूर्ण बातें की गई है, जिसमें से सबसे देखिए हम लोगों ने प्रश्न क्या पूछा था कि सबसे ज्यादा कॉलेज वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। और यहाँ 8,114 कॉलेज हैं और अगर प्रति 1 लाख की आबादी पे देखा जाए तो 32 कॉलेज हैं। ठीक है, वहीं दूसरे स्थान की बात किया जाए तो महाराष्ट्र जो है वो दूसरे स्थान पे आ जाता है और कर्नाटक जो है वो तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, उच्च शिक्षा नामांकन की बात किया जाए तो देखिए ये धीरे धीरे बढ़ाई है, लोगों की इनरोलमेंट जो है वो कॉलेजेस में या उच्च शिक्षा संस्थाओं में बढ़ी है। अगर हम बात करते हैं उच्च शिक्षा में जो नामांकन रहा है 2019-20 में, तो ध्यान रखिएगा वो 3.85 से बढ़कर के यानी कि 3.85 करोड़ से बढ़कर के 2021 में देखिए क्या हो गई थी, 4.14 करोड़ हुआ था। और अगर हम इसका तुलना करते हैं वर्ष 2014-15 से, तो ये नामांकन जो है लगातार बढ़ा है, निरंतर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो कितना हुआ, 72 लाख, यानी कि अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 21% की हमें बढ़ोतरी दिख रही है मात्र 5 से 6 वर्षों के अंतर्गत। छात्रों की नामांकन की बात किया जाए, छात्राओं की, तो ये भी बढ़ा हुआ है। आंकड़े देखिए ये बार बार हमें ये दिखा रहा है कि स्कूल में लोगों की एनरोलमेंट उपस्थिति बढ़ रही है, लोगों को जो है शिक्षा के प्रति जो एक तरीके से लगाव बढ़ा है या लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, ये रिपोर्ट बार बार बता रही है उस तरह। और यहाँ पे छात्राओं का भी नामांकन हमें दिख रहा है बढ़ता हुआ। तो 2019-20 में भी देखा जाए तो 1.88 करोड़ से बढ़कर के 2.01 करोड़ हुआ है। वो अगर हम इसकी तुलना 2014-15 से करें तो 44 लाख, ठीक है, लगातार यानी कि 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 18 से 23 वर्ष के जो आयु वर्ग के, ध्यान रखिएगा, के लिए जो
सकल नामांकन अनुपात यानी कि देखा जाए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो रहा है वो भी हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। 2019-20 में 25.6% से बढ़ करके 2020-21 में 27.3% हुआ है। ठीक है, लैंगिक समान सूचकांक में देखा जाए तो महिला जो है यानी कि सकल नामांकन अनुपात की बात किया जाए पुरुषों की तुलना में, तो यहाँ देखिए जो महिला GER है से पुरुष GER का अनुपात कितना रहा है दोस्तों, वो 2017-18 में से 1 बढ़ करके 2021 में 1.05% हो गया। तो ये भी हमें जो रेशियो है वो भी हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। सर्वाधिक विश्वविद्यालयों में बात की जाए तो राजस्थान देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे विश्वविद्यालय है, कितने हैं 92 है। वही उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 82 जो है वो विश्वविद्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और आज हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया गया है वो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, चलिए बताइए मुझे जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। करेक्ट आंसर इज 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हर साल जो है 2 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमि के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए जो है आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इस साल की बात किया जाए, देखिए जब भी डेज हम बात करते हैं तो उसके साथ उसके थीम की भी बात करते हैं। और इस साल जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस थी उसकी जो थीम देखिए क्या है, वेटलैंड के रेस्टोरेशन का समय। ठीक है, यानी कि रिस्टोरेशन, यानी कि इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, उसको रिस्टोर करने का समय है ये। ठीक है, इस दिवस की बात किया जाए 2 फरवरी को ही, क्यों ध्यान रखिएगा इसी दिन 2 फरवरी को 1971 में कैस्पियन सागर से लगा हुआ एक शहर था ईरान का जिसका नाम था रामसर। वहां पे आर्द्र भूमि को संरक्षण देने के लिए कुछ देशों के नेता बैठ करके एक कन्वेंशन करते हैं जिसको कहा गया रामसर संधि। ठीक है, ये रामसर संधि जो था वो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से रिलेटेड है और ये संधि की गई थी 2 फरवरी 1971 को किया गया था। ठीक है, और इसी दिन से हम क्या करते हैं 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल 2023 में ठीक है रामसर कन्वेंशन का देखिए 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। ठीक है, इस दिन की बात किया जाए जो पहले ये जो आर्द्र भूमि दिवस को सबसे पहले जो मनाया गया था 1997 में मनाया गया था। ठीक है, और इस दिवस के देखिए इस जो दिवस है वो लोगों और पर्यावरण के लिए जो आर्द्र भूमि का महत्व है कि किस तरीके से आर्द्र भूमि हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, यही इस दिवस को मनाए जाने का बेसिकली उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताई है। आर्द्र भूमि से रिलेटेड मैंने एक अलग से क्लास ली है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, रामसर साइट। ठीक है, उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा कि रिसेंट में कितने रामसर साइट है, इंडिया में कितने हैं, सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला जो है स्टेट कौन सा है, रामसर साइट कब लागू हुआ, भारत इसका पक्षकर कब हुआ, ये लागू कब की गई 1971 में, तो इसको चलो साइन किया गया, लेकिन ये लागू कब की गई, फिर भारत कब इसका जो है मेंबर बनता है, इसका पक्षकर देश बनता है। ठीक है, वर्तमान में कौन कौन, तो वो पूरी वीडियो देख लीजिए आप लोग, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और इससे आपका पूरा जो है रामसर स्थल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की, और सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा आज का पहला फैक्ट है कि हाल ही में असम के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी जो है वो असम के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। वही बुक देखिए जिसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर। इसके लेखक कौन है, मेघनाथ देसाई जो है वो इसके लेखक हैं। वही बात करें विश्व अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस की, जो कि मनाया गया 30 जनवरी को। देखिए 30 जनवरी को क्या क्या हम लोगों ने शहीद दिवस भी देखा, 30 जनवरी को हम लोग जो है ये दिवस देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। वही बात करें FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उनके निजी सचिव हैं VK पांडेयन को किया गया है।
और आज का हमारा लास्ट फैक्ट्स ऑफ द डे है कि असम के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं कौन? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोबारा रिपीट हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था असम के महानिदेशक। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट हो गया। जितनी बार रिपीट होगा उतना ही अच्छा आप लोग की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया और मैंने आप लोगों से इस दौरान कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं और ये भी बोला है कि रामसर स्थल से रिलेटेड जो वीडियो है उसको जरूर देख लीजिए, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चंस वहां से हर बार पूछे गए हैं और चूंकि आपका एग्जाम भी काफी करीब है तो इसलिए वो सारी वीडियोस देखते चलिए। ठीक है, बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।